वेलकम टू कुमार टेक क्लासेज। कुमार टेक क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश आपके लिए फिर से एक बार एसएससी जेईई के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा और आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। और आप हमारे क्लास के पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप कुमार टेक क्लासेज से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। इफ़ 11 किलो वोल्ट लाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज विल बी ऑर्डर ऑफ द पर किलोमीटर पर फेज जो इंडक्टेंस होता है 11 किलो वोल्ट लाइन का, वो मेरा होता है कितना 1 मिली हेनरी होता है। ठीक है, 1 मिली हेनरी। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखा करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। विच मोटर इज यूज टू द चेंज द ट्रैक फॉर रेलवे। अब इस क्वेश्चन में है क्या कि रेलवे जो ट्रैक चेंज करता है उसके लिए हम कौन सा मोटर यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, रिपल्सन मोटर, स्टेपर मोटर। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं रिपल्सन मोटर का। अब रिपल्सन मोटर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रिपल्सन मोटर है जो सिंगल फेज मोटर है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर होता है जिसमें स्टार्टर में जो दिया जाता है मेरा स्टार्टर में जो दिया जाता है मेरा एसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, एसी सप्लाई मेरा स्टार्टर में दिया जाता है, और इसका जो रोटर होता है, रोटर मेरा जो एजे होता है, ये रोटर पे मेरा आर्मेचर होता है। ठीक है, आर्मेचर, ये रोटर मेरा डीसी की तरह होता है, डीसी मोटर की तरह, क्योंकि रोटर में यहाँ पे होता है कम्यूटेशन। ठीक है, तो कम्यूटेटर लगा हुआ होता है। उस कम्यूटेटर के बाद इसके साथ क्या होता है, ब्रश कनेक्ट होता है। इसके साथ जो कम्यूटेटर के साथ जो ब्रश कनेक्ट होता है, ब्रश को इसके साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ठीक है, ब्रश जो होता है ये शॉर्ट सर्किट होता है। ब्रश जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है? ठीक है, अब इसी तरह इसका ये कनेक्शन होता है। हाँ, लेकिन अब जो ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके लिए इसका स्टार्टिंग क्राइटेरिया है, जैसे ये मेरा ये हुआ। ठीक है, ये पोल बनाने के बाद मेरा ये मोटर हुआ। अब ब्रश को हम मान लेते हैं ये ऐसे नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हुआ। ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। अगर ब्रश में भी ये मेरा पोल डेवलप हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने का, जब शॉर्ट सर्किट है तो उसमें भी करंट डेवलप हो जाएगा, जिस ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसके कारण से ये मेरा पोल डेवलप हो जाएगा इसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस कंडीशन में अगर मेरा ब्रश लगा हुआ है तो मेरा क्या होगा? इस कंडीशन में मेरा टॉर्क तो डेवलप होगा। ठीक है, ये पैरेलल है इसके साथ, नॉर्थ और ये टॉर्क तो डेवलप होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्या होगा, धकेल नहीं पाएगा, मतलब रिपेल नहीं कर पाएगा। रिपल्सन मोटर का मीनिंग होता है कि एक दूसरे को रिपेल करके स्टार्ट करता है, ये रिपेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस ब्रश को जब हम रखते हैं इसको, तो ये मेरा ब्रश जो होता है ये पोल के साथ कुछ एंगल पे होता है। ये एंगल पे कितना होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल के बीच होता है, तब ये आपका स्टार्ट हो पाता है। ठीक है, और ये जो इसका स्टार्ट, स्टॉपिंग और रिवर्स मतलब अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है फिर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो वो ब्रश के स्टेट के अनुसार से डिपेंड करता है कि ब्रश आपका किस अनुसार से उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे रिपल्सन के कंडीशन में भी वही होता है। और स्टेपर मोटर के बारे में कुछ देख लेते हैं। स्टेपर मोटर जो मेरा होता है ब्रशलेस डीसी मोटर होता है। ठीक है, और ब्रशलेस डीसी मोटर होता है तो ये होता है कि ये स्टेप के अनुसार स्टेप काउंट करता है। ठीक है, स्टेप के अनुसार चलता है, जैसे एंगल में चलता है। ये जैसे चला कुछ 30 डिग्री चला एंगल, एक स्टेप में 30 डिग्री चला, दूसरे स्टेप में भी 30 डिग्री, चौथे स्टेप में भी 30 डिग्री, तो इस हिसाब से ये चलता है। ठीक है, और इसका स्टेप निकालने के लिए क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है स्टेप एंगल निकालने के लिए क्या होता है? NS माइनस NR बटे NS इंटू NR, और ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 360। NS और NR है जो कि मेरा NS जो मेरा हुआ स्टार्टर टीथ हुआ, और ये NR हो गया मेरा रोटर टीथ हो गया। ठीक है, और क्या इसमें होता है कि रोटर टीथ जो होता है हमेशा स्टार्टर टीथ से कम होता है, मतलब NS जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन NR होता है। ठीक है, इस अनुसार से आप इसको देख सकते हैं। स्टेपर मोटर इसका यूज होता है रोबोटिक में। ठीक है, रोबोटिक यूज में होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। और रिपल्सन मोटर का थोड़ा सा एप्लीकेशन इसमें, ये रेलवे चेंज करने के लिए, रेलवे ट्रैक चेंज करने के लिए, और इसका यूज किया जाता है हाई स्पीड लिफ्ट में भी यूज किया जाता है, और फैन एंड पंप में भी यूज किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी इसका यूज किया जाता है रिपल्सन मोटर का। ठीक है, और टेक्सटाइल मशीन में। स्टेपर मोटर का सिर्फ यूज लगभग रोबोटिक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है।
ठीक है, चलते हैं हम फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, विच टेस्ट आर कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट लोकेशन इन द केबल। केबल में फॉल्ट लोकेशन को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मूरे लूप टेस्ट, वायरली टेस्ट एंड बोथ। इसमें दोनों टेस्ट किया जाता है, मूरे लूप टेस्ट, मूरे लूप टेस्ट। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं करते इसको कैसे हैं। ठीक है, इसको करने के लिए जैसे ये केबल है, केबल में मेरा कहीं पे बीच में फॉल्ट आ गया। ठीक है, बीच में फॉल्ट आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंडिंग हो जाएगा तो मान के चलते हैं कि आप इसको क्या करते हैं, जितना मेरा लंबा केबल है उतना लंबा एक मतलब अच्छा केबल लेके, जो कि कहीं से टूटा हुआ नहीं, एक दूसरा केबल लेके, जो दूसरा केबल लेते हैं हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने के बाद हम आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये दूसरा केबल ले लेते हैं, दूसरा केबल दूसरे कंडक्टर का मतलब गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, उसका केबल ले लेते हैं, इसमें भी कुछ रेसिस्टेंस होगा तो गुड कंडक्टर है तो आरजी रेसिस्टेंस मान लिए। अब क्या होता है, इसको है ना व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बना देते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बनाने के लिए हम एक रेसिस्टेंस और ऐड कर लेते हैं, जो कि इसके एंड में, ठीक है, इस केबल के एंड में एक रेसिस्टेंस ऐड कर लेते हैं उसको बनाने के लिए, और इसके साथ एक नल डिटेक्टर लगा देते हैं। नल डिटेक्टर जो मेरा कनेक्ट होगा गुड केबल और गुड केबल, और इसके साथ नल डिटेक्टर मेरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसके और इसके बीच में, ठीक है, नल डिटेक्टर और जो ख़राब केबल है उसके एंड के बीच में। ठीक है, और एक रेसिस्टेंस और हम यूज करते हैं, एक रेसिस्टेंस और यूज करते हैं, इसको हम RB2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं ग्राउंड के साथ। जो ग्राउंड के साथ है तो ये ग्राउंड है, इसके साथ ये कनेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ हो जाएगा, और इसके रेसिस्टेंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये रेसिस्टेंस मेरा RX हो गया और ये रेसिस्टेंस मेरा RY हो गया। ठीक है, अब जब ये आ गया तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये RB2 और RB1 दोनों होता है जो कि वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। इसको वेरी करके हम व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब इसको एक इक्वेशन व्हीट स्टोन ब्रिज के इक्वेशन में तोड़ देते हैं। अब इक्वेशन में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये RX मान लेते हैं, RX बटे RY प्लस RG आ गया। ठीक है, RG हो गया, इसके इक्विवेलेंट में हम क्या किया, ये यहाँ से हुआ, अब इसके साथ ये इधर है तो ये मेरा क्या हुआ, RB1 बटे RB2 इस तरह आ गया। ठीक है, ये आ गया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से RX का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, RX का इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, जो कि RX आने के बाद वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। RX जो रेसिस्टेंस हो क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है जिस कंडीशन से हम इसमें फार्मूला यूज करते हैं LX के लिए, जब इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो LX इक्वल टू आ जाएगा हमको लेंथ, मतलब कितना लेंथ पे मेरा वायर फॉल्ट है, टूटा हुआ है, उतना लेंथ हम मेजर करके वहाँ पर जाके वायर चेक करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम अंदर होता है तो अंदर को हम खान के चेक करते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं LX, और यहाँ पे RB2 और RB1 होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में ये जो क्या हुआ, मूरे लूप टेस्ट में हुआ, और ये वेरली लूप टेस्ट में भी यही व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम RB2 और RB1 वेरिएबल था, तो वेरी लूप टेस्ट में हम इसको दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, और वेरिएबल हम करेंगे क्या, इसके इंड डायरेक्शन में हम केवल जो केवल जो ख़राब हुआ है उसके दोनों साइड हम वेरिएबल रेसिस्टर लगा के उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा दोनों टेस्ट इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ E एंड B आर रिस्पेक्टिवली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेरा रिस्पेक्टिवली क्या होता है। ठीक है, अब इसका रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। E इजकल टू क्या होता है, -dV/dr। ठीक है, dr होता है। ठीक है, तब हम कर लेते हैं कि इफ़ E इजकल टू 0 dV मस्ट बी 0। अगर ये मेरा 0 होगा तो मेरा क्या होगा, V 0 होगा नहीं। V अगर मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मतलब क्या होगा, V2 और V1 दोनों बराबर होता है, V2 माइनस V1, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। 0 आ जाने के कारण क्या होगा, 0 आ जाने के कारण मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन V मेरा 0 नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा गलत हुआ। ठीक है, V इजकल टू 0 E मस्ट बी 0, V इजकल टू 0 E मस्ट बी 0। अब देखते हैं V अगर मेरा 0 है, V मेरा 0 है तो E मस्ट बी 0 होगा। देखिए V 0 होगा तो E मस्ट बी 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा, ये सही है। ठीक है, और उसके बाद इफ़ E इक्वल टू 0, E इज़ नॉट इक्वल टू 0, V कैन नॉट बी 0। अब देखते हैं
भी कैन नॉट बी जीरो, भी मेरा कैन नॉट बी जीरो है, तो ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भी मेरा जीरो नहीं है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मेरा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ई जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, ये सही, बी सही हो जाता है, ठीक है। और इफ ई इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, भी कैन नॉट बी जीरो, अच्छा ई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये पे डिपेंड, ई पे डिपेंड कर रहा है, ई पहले ई को हम कंसिडर कर रहे हैं, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, भी कैन नॉट बी जीरो, ई मेरा जीरो नहीं है, तो भी मेरा जीरो होगा कभी, भी मेरा जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, भी जीरो होने का कंडीशन नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, सी भी सही है। इफ भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ई कैन नॉट बी जीरो, भी मेरा जीरो नहीं होगा, तो ई कैन नॉट बी जीरो, पहले ही बता दिए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ये मेरा इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई ई जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये मेरा गलत है, तो पहला मेरा बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में मेरा बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एयर गैप इज यूजली इंसर्टेड इन द मैग्नेटिक सर्किट टू, एयर गैप को मैग्नेटिक सर्किट में क्यों इंसर्टेड किया जाता है, इंक्रीज एमएमएफ, इंक्रीज द फ्लक्स, प्रिवेंट सेचुरेशन, नन ऑफ दिस। एयर गैप को इंक्लूड किया जाता है मैग्नेटिक सर्किट में, प्रिवेंट सेचुरेशन, सेचुरेशन को मतलब मैग्नेटिक सर्किट को सेचुरेट होने से रोकने के लिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक सर्किट सेचुरेट हो जाएगा तो मेरा फ्लक्स उससे इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरा फ्लक्स के अनुसार से हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए हम प्रिवेंट सेचुरेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, एयर गैप का। अब इसको देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो इज कॉल्ड। अब क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको बी एच कर्व के द्वारा देखते हैं, ठीक है, बी एच कर्व है, बी एच कर्व हिस्टेरेसिस लूप बनाते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बनाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा तो इसको क्या होगा, ये होता है, ये मेरा होता है क्या, ये कलर चेंज करके हम क्या करते हैं, ये मेरा होता है रिटेंटिविटी, 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 ठीक है, और ये मेरा होता है ये होता है मेरा कोरेसिविटी, कोरेसिटिविटी होता है, ठीक है, कोरेसिटिविटी होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई भी पहले से मैग्नेटाइज है, कोई मटेरियल पहले से मैग्नेटाइज है, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हमको निगेटिव में लाना होगा। निगेटिव में लाने के लिए कितना हो जाएगा, ये माइनस एच है, तो कुछ वैल्यू होगा माइनस एच का, सब मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, सब मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो इस वैल्यू पे आके ही मेरा वो सिस्टम क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाता है मेरा क्या, कोरेसिटिविटी हो जाएगा इसके लिए। अब उतना हमको कोरेसिटिविटी चाहिए जो कि सिस्टम डीमैग्नेटाइज हो, निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए जल करने के लिए, वो कोरेसिटिविटी कहलाता है। और रिटेंटिविटी क्या कहलाता है कि वो बिना मैग्नेटिक फील्ड में डाले, वैसा मटेरियल जो बिना मैग्नेटिक फील्ड में डाले हुए भी खुद मैग्नेटाइज हो जाए, वो रिटेंटिविटी कहलाता है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। द हीटर वायर ऑफ थर्मोकमल इंस्ट्रूमेंट इज मेड वेरी थिन इन ऑर्डर टू हैव, पहला ऑप्शन, ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी, टू रिड्यूस द वेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टू रिड्यूस द ओवर रेंजिंग कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब कह रहा है कि मेड ऑफ वेरी थिन वायर, अगर हम पतला वायर का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन, मेरा पतला वायर अगर यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा स्किन इफेक्ट मेरा रिड्यूस कर जाएगा। स्किन इफेक्ट कब आता है, जब उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। स्किन इफेक्ट का कंडीशन हो गया कि आपका करंट आपका सरफेस पे फॉलो करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में ही होता है, सरफेस पे फॉलो करता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो वो मेरा जितना ज़्यादा सरफेस होगा, ऐसे मोटा वायर लेते तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा मेरा उतना स्किन इफेक्ट होगा, उतना सरफेस पे फॉलो करेगा। अगर हम कम सरफेस लेंगे तो मेरा स्किन इफेक्ट कम आएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसमें क्या होता है, पतला वायर का यूज करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। सी आर ओ मेरा क्या है, सी आर ओ मेरा क्या है, नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट, लीनियर इंस्ट्रूमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ये मेरा क्या हो जाएगा, सीरियर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ये मेरा सी आर ओ लीनियर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ कॉपर प्लेट यूज्ड इन अर्थिंग, कॉपर प्लेट अर्थिंग में यूज करने के लिए कितना यूज किया जाता है, तो ये मेरा यूज किया जाता है
600 mm टू ये क्रॉस, ये इसका यूज किया था 600 mm इंटू 600 mm इंटू 3.1 mm, ठीक होता है। ये इतना का यूज किया जाता है, कॉपर प्लेट का यूज करते हैं तब। जब हम ग्लेवनाइज्ड आयरन का यूज करते हैं तो ये तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है 6.35 mm, ठीक है। ये मेरा ये क्या हुआ, लेंथ और विड्थ मेरा सेम होता है, लेकिन उसके बाद हाइट, उसका जो हाइट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कॉपर, इसका यूज अर्थिंग के लिए किया जाता है, प्लेट अर्थिंग का यूज, ठीक है। अर्थिंग भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। जंपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रांसमिशन लाइन आर मेड ऑफ GI वायर, कॉपर वायर, ACSR वायर, नॉन ऑफ दिस वायर। जंपर होता क्या है, जंपर पहले होता है कि मेरा कि अगर हम कोई पॉल है, ठीक है, कोई पॉल है और वहाँ पे हम उसके लिए कनेक्शन, एक पॉल से यहाँ पे इंसुलेटर के थ्रू वायर कनेक्ट है, ठीक है, इधर से भी इंसुलेटर के थ्रू वायर कनेक्ट है। अब हम इस वायर को डायरेक्टली हम इसके साथ तो नहीं जोड़ सकते, इधर से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन का एंगल होता है, एंगल में अगर टच करेगा तो वो 3 वायर होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से हम यहाँ का यूज करते हैं, इधर नीचे से यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ACSR वायर का यूज करेंगे, ACSR वायर के लिए, ठीक है। ACSR वायर के लिए यूज किया जाता है, जो कि वायर का स्ट्रेंथ अच्छा हो, ठीक है। ज़्यादा कंडक्टिविटी पर डिपेंड नहीं किया जाता इस वायर का, इसलिए ACSR वायर का यूज किया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर हैज़ द रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ, मतलब कम लाइफ कौन से कैपेसिटर का होता है, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। ये जो होता है सेल्फ कम लाइफ होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का होता है, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। इन विच ऑफ ट्रांसफार्मर द टर्सरी वाइंडिंग इज यूज्ड, कौन ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग का यूज किया जाता है, स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार। कौन सा एंडिंग में टर्सरी वाइंडिंग, जैसे कोई ट्रांसफार्मर हुआ, टर्सरी बाइंडिंग में तो 3 बाइंडिंग, ये इधर से आया, ये इधर से बाइंडिंग हुआ, ये इधर से बाइंडिंग हुआ, तो ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये टर्सरी हुआ। तो कौन से ट्रांसफार्मर में 3 बाइंडिंग का यूज कर सकते हैं, वो होता है स्टार स्टार, ट्रांसफार्मर के लिए टर्सरी बाइंडिंग का यूज करते हैं। विच कैपेसिटर विल बी फिजिकली स्मॉलर फॉर द सेम रेटिंग, सेरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, बोथ विल बी इक्वल साइज। ये मेरा जो होता है सेरामिक कैपेसिटर का होता है। अगर हम सेम रेटिंग का अगर कैपेसिटर लेते हैं तो वो फिजिकली स्मॉलर होगा, साइज में मतलब कौन सा स्मॉलर होगा, सेरामिक कैपेसिटर होगा जो मेरा साइज में स्मॉलर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। द पर फेज DC आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ ए अल्टरनेटर इज 0.5 ओम, द इफेक्टिव AC आर्मेचर रेसिस्टेंस वुड बी अबाउट, कितना होगा, ठीक है। अब हम पहले से जानते हैं कि RAC इक्वल टू 1.5 DC होता है, RDC, ठीक है। अगर हम कोई वायर है, अगर हम उसमें कोई AC करंट फॉलो कर रहा है तो उसके लिए मान के चलिए RAC रेसिस्टेंस DC करंट फॉलो कर रहा है, DC पहले मान लेते हैं, DC तो हमको ईजी होगा, RDC रेसिस्टेंस हुआ उसका, ठीक है, RDC रेसिस्टेंस मान के चले। जब हम मेरा उसमें RAC फॉलो करेगा तो RAC फॉलो करने के कारण उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा RDC। ये होता क्यों है कि RDC जो रेसिस्टेंस है पूरे उसके क्या होता है, उसके पूरे वॉल्यूम पे फॉलो करता है उसका करंट, ठीक है। और RAC में जो होता है उसको AC करंट जो होता है पूरा सरफेस पे फॉलो करता है, इसलिए RAC मेरा ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में क्या करेगा कि मेरा RDC आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, RDC हमको दिया हुआ है तो RAC कैसे निकालेंगे, RAC इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.75 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपल्सन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ DC, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, नॉन ऑफ दिस। ये जो होता है कंपाउंड मोटर की तरह होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बनाएंगे तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा मेरा ऐसे कर, या इस तरह का आ जाएगा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। इस कारण ये कंपाउंड मोटर के आसपास होता है, ठीक है, उसी के सिमिलर होता है। अब हम देखते हैं कि द मोस्ट एक्सेप्टेबल एप्लीकेशन फील्ड वेयर एन इंडक्शन जनरेटर इज़ यूज्ड, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब इंडक्शन जनरेटर का जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, विंड पावर सिस्टम में, स्टीम पावर सिस्टम में, हाइड्रो पावर सिस्टम में, न्यूक्लियर पावर सिस्टम में। ये जो यूज किया जाता है विंड पावर सिस्टम में किया जाता है। स्टीम में तो सिंक्रोनस जनरेटर का यूज किया जाता है, हाइड्रो में भी वही किया जाता है, न्यूक्लियर में भी वही किया जाता है सिंक्रोनस जनरेटर का, ठीक है। सिर्फ विंड में जो मेरा यूज किया जाता है इंडक्शन
जनरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। द यूज ऑफ हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर, हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का हम यूज क्यों करते हैं? रिड्यूस द शॉर्ट सर्किट द करंट, शॉर्ट सर्किट करंट को कम करने के लिए, इंप्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी, डिक्रीज द सिस्टम स्टेबिलिटी, इंक्रीज शॉर्ट सर्किट करंट। ये यूज किया जाएगा इंप्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी। हम जनरली चाहते क्या है कि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो, अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट आए तो उसके वोल्टेज में ज़्यादा डिक्रीज ना हो। तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, तुरंत सर्किट ब्रेकर उसको ओपन कर देगा, जिसके कारण से हमको ज़्यादा फॉल्ट करंट उसमें फॉलो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके कारण इंप्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। द रेसिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रीस्टोर्ड इन केस ऑफ, ठीक है। तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑल टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रेसिस्टेंस स्विचिंग जो होता है इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? रेसिस्टेंस स्विचिंग का यूज क्या है, ठीक है। मेरा ये सर्किट ब्रेकर हम बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा हुआ, ये रेसिस्टेंस के साथ ये कनेक्ट हुआ कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ ये मेरा क्या हुआ, अब हम इसको साथ सर्किट ब्रेकर बनाते हैं। सर्किट ब्रेकर के साथ पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे मेरा फॉल्ट करंट हुआ। पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस स्विचिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसका यूज क्यों करते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज और ट्रांजिएंट वोल्टेज को कम करने के लिए, ठीक है। रिड्यूस द रिएक्टेंस वोल्टेज और ट्रांजिएंट वोल्टेज को कम करने के लिए। और ये यूज किस में किया जाता है? अब देख लेते हैं। ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में यूज किया जाता है, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट, अगर कहीं पे एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली आता है कि रेसिस्टेंस स्विचिंग का यूज कहाँ होता है, ठीक है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, ठीक है, ऑप्शन। और कहीं भी वैक्यूम भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन वैक्यूम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के लिए। द लोड शेडिंग इज डन, लोड शेडिंग इंप्रूव पावर फैक्टर, रन द इक्विपमेंट एफिशिएंटली, रिपेयर द मशीन, रिड्यूस पीक डिमांड। रिड्यूस्ड पीक डिमांड, लोड शेडिंग क्या होता है, ठीक है। जो पहले ग्रिड, ये मेरा ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड से हम कोई डिमांड, कुछ पावर का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। पीक डिमांड मैक्सिमम इतना डिमांड हो ही रहा है, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि मेरा पीक डिमांड जो घट जाता है, ठीक है, डिमांड मेरा कम जाता है मेन ग्रिड से, तो वो मेरा क्या कहलाता है? लोड सेटिंग आ गया, ठीक है। लोड सेटिंग आने के बाद पीक डिमांड घट गया तो उसका भी, ग्रिड का भी क्या होता है, उसको भी कम ज़्यादा करने का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, वो लोड सेटिंग हो जाता है। फॉर इंटरमीडिएट वर्क द फ्लोइंग फर्नेस इज सुटेबल, तो कोर लॉस फर्नेस, डायरेक्ट आर्क फर्नेस, आइदर द अबव नाइदर द अबव। तो इंटरमीडिएट वर्क के लिए मतलब हमको रुक रुक के जो वर्क करना है उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? इसमें क्या होगा, इसके ऑप्शन के अनुसार से होगा नाइदर द अबव, इसमें से कोई नहीं। इसके लिए यूज किया जाता है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस मेरा होता क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस जो होता है, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस जो मेरा होता है वो हम ये होता है मेरा एक, उसके लिए हम क्या लेता है, बीकर टाइप का है इसमें, ठीक है, उसी में सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें हम जिस मटेरियल को हीट करना है, जिस मटेरियल को हीट करना है उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, ये डाल दिए, ठीक है। और इसके साथ हम क्या किए, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिए। इलेक्ट्रोड ये मेरा हो गया, ये भी मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड, इस दोनों के बीच आर्क, ये इलेक्ट्रोड के बीच क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव, ये दोनों के बीच अगर मेरा आर्क डेवलप हो गया, ये आर्क के कारण ही डेवलप हुआ। इस हीट से ही मेरा जो होता है, जो पार्टिकल को हीट करना रहता है वो इसके थ्रू हीट होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। आर्क फर्नेस में होता है क्या, ये आर्क फर्नेस में मेरा जनरली होता है, हम देख लेते हैं। आर्क फर्नेस में मेरा होता है कि इसमें भी ये बीकर टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं, ये जो मटेरियल है इसको ही एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस में, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड इधर से लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्क डेवलप जो होता है, ये जो मटेरियल जिसको हीट करना है और एक दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ आर्क डेवलप होता है, ये मेरा होता है डायरेक्ट आर्क फर्नेस, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आज का 20 क्वेश्चन का सीरीज आज खत्म हुआ, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में इसी तरह क्वेश्चन को लेके। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।